जय भारत साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के मूल निवासियों ने, जिनको आज अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है, उनमें से बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए, बहुत सारे लोग सिख बन गए, बहुत सारे लोग मुस्लिम बन गए, बहुत सारे लोग आज अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। लगभग 3,500 साल तक ये समाज, जिसकी संख्या लगभग 88% है, वो प्रताड़ित रहा। जाति की वजह से उनका उत्पीड़न हुआ। धर्मशास्त्रों में लिखकर लगातार 3,500 साल तक उनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। उनके व्यापार करने पर, संपत्ति इकट्ठा करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, जिसकी वजह से हमारे लोग इतने ज़्यादा पिछड़ गए कि आज दूसरे लोगों की तुलना में अगर हम बात करें तो हमारे लोग ना खेती की ज़मीन के मालिक हैं, ना हमारे लोग व्यापार में हैं, ना इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, ना हम कॉलेजों के मालिक हैं, ना स्कूल अस्पतालों के मालिक हैं। और आज जैसे तैसे करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन बलिदान करके अपने 4 बच्चों को गंवाया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी माता रमाबाई जी चली गई। उसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन संघर्ष करके, अपना पूरा जीवन बलिदान करके देश के इस 88% समाज को 3,500 साल की गुलामी से न केवल आज़ादी दिलाई, बल्कि हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था करके और राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व दिलवाकर हम लोगों के विकास के रास्ते खोले, हम लोग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग पढ़ लिख कर, रिजर्वेशन का लाभ उठाकर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर और नाना प्रकार की नौकरियों में आए। यहाँ तक कि रिजर्वेशन की वजह से हम MP MLA बने, मंत्री बने और राष्ट्रपति तक की कुर्सी तक पहुँचे, देश के मुख्य न्यायाधीश तक बने। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद एक तरफ लगभग अब से 122 साल पहले, सन 1900 के आसपास, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्कूल में दाखिला हुआ, तब भी वो, अगर उनको प्यास लगती थी तो घड़ा नहीं छू सकते थे। उनको इंतज़ार करना पड़ता था चपड़ासी का कि चपड़ासी आएगा, पानी पिलाएगा। और अगर किसी दिन चपड़ासी छुट्टी पर हो गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी और लगभग 122 साल बाद भी आज भी घड़े छूने पर हमारे बच्चों की हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है। आए दिन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं। बहन बेटियों की बलात्कार करके हत्या हो रही है। कोई घोड़ी पे बारात निकालता तो हमले होते हैं। तो आखिर ये छुआछूत, जातिवाद कब तक चलेगा? और दूसरी तरफ जब हमारे समाज के लोग एक एक घर से 1-1, 2-2 रुपये का सिक्का लेकर और पीतल के पुराने बर्तन लेकर उन्होंने पीतल के बड़े सिक्के बनवाए, जिसपे एक तरफ बाबा साहब, एक तरफ बुद्ध का चित्र बनवाया और उस पर लिखा छुआछूत मुक्त भारत 2047। यानी आज़ादी के 100 साल बाद तो कम से कम छुआछूत मुक्त भारत हो जाए, जातिवाद मुक्त भारत हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर जहां एक तरफ धर्म के नाम पर जुलूस निकाले जाते हैं हाथों में तलवारें लेकर, उनको नहीं रोका जाता। लेकिन हमारे समाज के लोग जो राष्ट्रपति जी को 22 लाख के सिक्के देने आए थे और पीतल का एक बड़ा सिक्का बनाकर, जो 2047 तक छुआछूत मुक्त भारत बनाने का सपना लेकर, मांग लेकर आए थे राष्ट्रपति जी को सिक्का देने के लिए, उनको राजस्थान से जैसे ही हरियाणा में प्रवेश किया उनको रोक दिया गया। उनको दिल्ली नहीं आने दिया, उनको वापस भेज दिया। और लगातार उत्पीड़न की घटनाएं जारी है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चों से एजुकेशन छीन रही है। हायर एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चे पढ़ ही ना पाए। और सरकारी जो उपक्रम थे सरकार के, धीरे धीरे करके एक एक करके बेच दिए। और वहां जो मौका था हमारे लोगों के नौकरी का, वो भी बंद हो गया। और ऊपर से ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि ये जातिवाद की वजह से, छुआछूत की वजह से हमारे साथ उत्पीड़न होता है। जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न चलता रहेगा। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी उत्पीड़न चल रहा है
और उसका कारण ये है चूंकि जातियां खत्म नहीं हुई हैं। पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है, केवल भारत के अंदर जाति है। और आज हम लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे समाज के जो चाहे मूल निवासी कह लो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति कह लो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के लोग कह लो, हम लोग भी तो जातियों को जिंदा रखे हुए हैं। हम लोग भी तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बीमारी को समझ गए थे कि सारी बीमारी का कारण जाति है, और उन्होंने जाति को जड़ से खत्म करके बौद्धमय भारत का सपना देखा। और उन्होंने पूरे इतिहास को खंगालने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा समाज पहले से ही बौद्धमय था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। और बौद्ध धम्म और धर्म के अंदर अंतर है। धम्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धम्म चलता है बुद्धि और विवेक से, जहां कोई पाखंडवाद अंधविश्वास नहीं है, जहां मानवता को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जहां करुणा है, प्यार है, शांति है। और धर्म चलता है धर्मशास्त्र से। धर्मशास्त्र के खिलाफ सवाल उठाने का किसी को इजाजत नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ा सोच विचारने के बाद कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमें धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस लाने की जरूरत है। उसी संकल्प के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागपुर में। और ये उन्होंने कहा कि मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उनका जो सपना था जाति मुक्त भारत बनाने का, छुआछूत मुक्त भारत बनाने का, बौद्धमय भारत बनाने का, जो प्रज्ञा के ऊपर आधारित, सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित देश का निर्माण करने का, उनका सपना रह गया, जिसकी वजह से आज तक जातिगत उत्पीड़न लगातार जारी है। आज मिशन जय भीम के साथियों ने, जिनमें सुभाष आर्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंजीनियर सुभाष आर्य जी, इंजीनियर बीपी बौद्ध जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम लोगों ने मिलकर ये सपना देखा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अगर हम उनकी संतान हैं, अगर हम उनके सच्चे ईमानदार वफादार सिपाही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, छुआछूत मुक्त जातिवाद मुक्त भारत बनाने का, हम सब लोग मिलकर उस सपने को पूरा करेंगे। मिशन जय भीम के माध्यम से भारतीय बौद्ध महासभा के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको 4 चरण में बांटा। हमने संकल्प किया 2025 तक हम 10 करोड़ अपने लोगों को बुद्ध के धम्म में, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लेकर आएंगे और बौद्ध में भारत बनाने की एक मजबूत आधारशिला रखेंगे। और इस आयोजन को हमने 4 चरणों में बांटा। पहला, इस वर्ष अशोक विजयदशमी 2022 को 5 अक्टूबर को 10,000 से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 में 1 लाख लोग, 2024 अशोक विजयदशमी पर 10 लाख लोग और 2025 अशोक विजयदशमी पर 10 करोड़ लोग, जिसकी शुरुआत इस साल से हो रही है। हमने लक्ष्य तो केवल 10,000 का रखा था, लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के कई राज्यों में 50,000 से ज्यादा लोग तो इसी बार अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कर रहे हैं। तो ये जो हमने सपना देखा था, जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर इकट्ठा हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बनाने के लिए हम ही को आगे आना पड़ेगा, कोई और इस पे काम नहीं करेगा। क्योंकि जिन्होंने जातियां बनाई और जातियों के बनने से जिनको फायदा हुआ, वो जातियों को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन आज हमें समझ आ गया कि जाति की वजह से ही हम लोग हजारों साल से प्रताड़ित हैं। और आज भी हम जितना कष्ट झेल रहे हैं, जितने जुल्म हमारे समाज के ऊपर हो रहे हैं, वो जाति की वजह से हो रहे हैं। तो क्यों ना हम पहले अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म करें। इसी लक्ष्य के साथ हमने शुरुआत की थी। तो अंबेडकर भवन पे मैं आप सबको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सब लोग आइए 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, सुबह 10 बजे। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप सब लोग आइए और आकर अपने बुजुर्गों की गौरवशाली विरासत में, जिसने भारत को गौरवान्वित किया, क्योंकि सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध में था, लेके म्यांमार से और ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। तो अपने बुजुर्गों की उस सांस्कृतिक विरासत को संजोने और संवारने का टाइम आ गया है। आप सब लोग आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और आह्वान करता हूं कि हमें तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक हम भारत को छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त ना कर दें, जब तक अपने लोगों के साथ जाति के आधार पर होने वाले जुल्मों को पूरी तरह खत्म ना कर दें, जब तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत उठना बंद ना हो जाए, जब तक हमारे लोगों की घोड़ी चढ़ने पर, मूंछ रखने पर हत्या बंद ना हो जाए, घोड़े घड़े छूने पर हत्या बंद ना हो जाए, जब तक हमें मानवता का दर्जा न मिल जाए, जब तक हमारा स्वाभिमान सुरक्षित ना हो जाए, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप प्लीज 5 अक्टूबर
2022 को सुबह 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। चूंकि ये फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विरासत को संजोने और संवारने का समय है, तो मैं आपके प्रश्न को आमंत्रित करता हूं। आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। गौतम साहब, 2 सवाल है जी। पहला सवाल पहले पूछ लेता हूँ और दूसरा सवाल आपके उत्तर के बाद रखूंगा। आप कह रहे हैं कि घर वापसी करा रहे हैं, कहाँ से करवा रहे हैं घर वापसी? बेसिकली जो ये सामाजिक व्यवस्था जिसमें हम लोग आज रह रहे हैं, जिसमें अनेकों जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए उत्पीड़न का शिकार हैं। और जब हमें आज ये पता चल गया, बाबा साहब ने जो रिसर्च किया और उन्होंने जो बताया हमारे पूर्वजों का इतिहास, तो हमें आज समझ आ गया कि हमारे पूर्वज तो बौद्ध थे, हम तो नागवंशी हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना चाहिए। जब पूरे दुनिया में जातियां नहीं तो भारत में जातियां क्यों हैं? और जाति की वजह से कुछ खास वर्ग फायदा उठा रहे हैं और बड़ी मात्रा में जाति की वजह से देश का 88% नुकसान उठा रहे हैं। और जाति की वजह से अगर नुकसान है, जाति ही सारी बीमारियों की जड़ है, तो फिर हम जाति में क्यों बने रहें? इसलिए मैंने संकल्प किया हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, सीधा सीधा जो आपने कहा कि ईसाई बने, कुछ सिख बने, कुछ मुस्लिम बने, लेकिन ज्यादातर वो हिंदू धर्म में गए, ज्यादातर हिंदू हैं जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो हिंदू धर्म से घर वापसी, ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत चुनौती वाला काम है और बहुत इसमें कई तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी जो देश में माहौल है उसकी रीढ़ जो है, राजनीति की रीढ़ धर्म है। तो हिंदू बन के दलित पिछड़े सब वोट दे रहे हैं बीजेपी को और संघ परिवार में एक तरह हिंदुआइजेशन हो रहा है, और आप वहां से वापसी करा रहे हैं। इसका मतलब उनकी धर्म की राजनीति की रीढ़ पे आप चोट करने जा रहे हैं। तो क्या आपको कोई इस तरह का चुनौती या कुछ इस तरह की परेशानियां, कुछ ऐसा भी होता है? कई बार कुछ हुआ है, कुछ मान लिया, कई बार धमकी भी मिलती है लोगों को। नहीं, लोग फेसबुक पे गालियां लिखते हैं, हाँ, और धमकी भी मिलेंगी, पर उसकी अपने को परवाह नहीं है जी। चूंकि स्वाभिमान भी अगर जिंदा ना हो तो वैसे भी मुर्दे के समान है। मतलब ऐसे मर के घुट के जीने से तो मर जाना बेहतर है। और एक तरफ हमारे युवाओं का कत्ल हो रहा हो, हमारी बस्तियां जलाई जा रही हो, हमारी बहनों की इज्जत लूट के उनको फांसी में लटकाया जा रहा हो, और हम उनके न्याय की बात भी ना करें। जाति की वजह से जाति के उत्पीड़न झेले और हम जाति भी ना छोड़े, जाति में भी बने रहे। एक तरफ हम कह रहे हैं हमें दर्द हो रहा है, और दर्द जिस कारण से उस कारण को जिंदा रखे हुए हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। हम लोग अगर थोड़ी भी हमारी इज्जत बाकी है, थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हुआ है, थोड़ा भी अगर हम अपने समाज से प्यार करते, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़े भी चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने दुख दर्द दूर करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। किसी और की उम्मीद नहीं करनी होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आने वाले नहीं है। हमें खुद इस कारवां को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, इस मूवमेंट को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और ये फिर एक और बात है, हम कोई विदेश का धर्म अपनाने की बात ही नहीं कर रहे, हम कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम तो वापस उस संस्कृति को जिसने भारत को गौरवान्वित किया है, पूरे दुनिया में भारत बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है, तो हम तो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे जिसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो। और जो वो लोग दुश्मन है जो जातियों को जिंदा रखना चाहते हैं, जो छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत बनाने में बाधा बनना चाहते हैं, वो लोग सच्चे मायने में देशद्रोही है, देश के दुश्मन है। कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं? सिर्फ दिल्ली से? अभी तो दिल्ली एनसीआर, चूंकि हमने केवल 10,000 का लक्ष्य रखा था, और उधर गुजरात में अलग अलग जिलों के अंदर आयोजन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार के अंदर हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। और मैं आपको एक खुशी की बात बताता हूं, तमिलनाडु से 150 डॉक्टर्स ने 25 लाख रुपया स्पाइस जेट को देकर 4 तारीख की फ्लाइट बुक की, और उस पर विनाइल पूरा बौद्ध में भारत का वो लगा के, वो लोग चेन्नई से वो लोग नागपुर आ रहे हैं 4 तारीख को, और दीक्षा के प्रोग्राम में शामिल होकर फिर वापस जाने का खर्चा अलग है। तो ये पूरे देश के हमारे लोग समझने लगे हैं कि जाति ही सारी बीमारियों की जड़ है। इसलिए सब लोग जाति तोड़कर, जातियों को छोड़कर समाज जोड़ने का जो संकल्प है, फिर बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मंत्री जी, आपको लगता हम तो उस पे जा रहे हैं, उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां सब लोग बराबर हो। आपको लगता है कि अगर तमाम जो समतावादी विचार के लोग हैं, अगर वो बौद्ध धर्म अपना ले, तो जातिगत आधार पर जो शोषण हो रहा है वो रुक जाएगा? देखिए, जिस दिन हमारे समाज के लोग पूरे बौद्ध बन गए, जिस दिन बहुजन समाज के लोग या जो लोग जाति की वजह से उत्पीड़ित हैं, जिनको हजारों साल तक जाति की वजह से परेशान किया,
संपत्ति से दूर रखा, पढ़ाई से दूर रखा, ज्ञान से दूर रखा, व्यापार से दूर रखा, उनकी जनसंख्या ही 80% से ज़्यादा है। तो 135 करोड़ 130-135 करोड़ भारत के लोग हैं, उसमें से अगर 110 करोड़ लोग अगर एक साथ बन गए, फिर किसकी हिम्मत है जो उनका शोषण कर दे? ये तब तक शोषण चलेगा जब तक आप जातियों में बने रहोगे, हजारों जातियों में टुकड़ों में बटे रहोगे, तब तक शोषण चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म कर दिया, तो जिन लोगों ने जातियां बनाई हैं वो जाति खत्म नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने जाति खत्म करके आपस में एकजुटता बना ली, उस दिन जिन्होंने जाति बनाई वो खुद जाति खत्म करने के लिए इस आंदोलन में आगे आ जाएंगे। ये मेरा दावा है। एक जो यंगस्टर है, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको बीजेपी ने बहुत कंट्रोल किया हुआ। बिहार का आपने जिक्र किया कि हम बिहार में भी काम कर रहे हैं, उस तरफ जो ओबीसी और SC/ST के बच्चे, उन पे ज्यादा टारगेट है। मैं वेस्ट बंगाल से, वहाँ भी बहुत टारगेट है। ऐसे में कितना चैलेंज है यंगस्टर को ये बताना कि हम जाति को तोड़कर आगे बढ़ेंगे? देखिए, चैलेंज पहले की तुलना में बहुत कम हो गया, हल्का हो गया है। अब चैलेंज उतना कठिन नहीं है। मैं 54 साल का हूँ, 14 साल की उम्र से लगातार समाज के आंदोलन में, मूवमेंट में, अम्बेडकरी मूवमेंट में हूँ। उस वक्त तो एक जगह से दूसरे जगह तक सूचना देना मुश्किल था, पर्सनली जाना पड़ता था। साइकिल पे जाते थे या 2 व्हीलर पे जाते थे, बल्कि जब शुरुआत की थी तब तो 2 व्हीलर भी नहीं थे, साइकिल पे जाते थे, पैदल जाते थे, बस से जाते थे। और उसके बाद आंदोलन चलता, धीरे धीरे कुछ खास घरों में लैंडलाइन फोन आए, किसी के घर जाना पड़ता था फोन करने के लिए, नंबर भी देते थे तो बोलते थे इतने बजे फोन करना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज तो मेन स्ट्रीम मीडिया के मोहताज नहीं है हम लोग। आज तो हमारे सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से सोशल मीडिया से सारी बातें, सारे संदेश जा रहा है। आप सबके यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में संदेश जा रहा है। तो अब चैलेंज हल्का हो गया, पहले चैलेंज कठिन था। दूसरी बात, पहले मूवमेंट हमारे जिन लोगों ने शुरू किया वो बूढ़े होकर मर गए, लेकिन मूवमेंट अपने साथ लेके मर गए। आज मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और गर्व भी और गौरव भी हो रहा है। ये आज तो हमारे कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे, नौकरियों में रहने वाले लोग, सारे यंग लोग, वो ही सोशल मीडिया पे पूरी तरह खुल के न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की आवाज उठा रहे हैं। तो अब तो यूथ ने अपने हाथ में ले लिया आंदोलन, अब उतनी तकलीफ नहीं है जितनी पहले थी। तो मैं समझता हूँ पहले की तुलना में रास्ता आसान हो गया है। सर, अभी आप कह रहे हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्हीं को धम विचार प्रोग्राम रखा है, लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो जागरूक लोग हैं वो तो ऑलरेडी है ही, और मैक्सिमम वो लोग, उन लोगों पर अत्याचार शायद न के बराबर है, क्योंकि वो जागरूक है, वो चीजों को संभाल के चलते हैं। लेकिन चैलेंज तो वहाँ है जो गांव के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, पहले से ही काफी दबे कुचले हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब इस धारा से कैसे जोड़ सकते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, और बड़े मुझे इस बात का खुशी भी है कि गांव के लोग जुड़ रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। आज ही मेरे पास दतिया से, मध्य प्रदेश से, गांव से लोग आए, उन्होंने कहा हम सोशल मीडिया पे आपको सुनते हैं और हमने संकल्प किया हम मिलके जरूर आएंगे। पहले से जानते नहीं थे और वो सीधे बंगले पर आए, मैं ऑफिस से आया, वो बैठे हुए मिले और वो लोग इतना खुशी महसूस कर रहे थे, उन्होंने कहा मिले बिना नहीं जाएंगे। अभी कल मेरे पास कुछ लोग वहां से आए, छतरपुर जिले से, मध्य प्रदेश से, मेरे लोग पास बिहार से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए, महाराष्ट्र से लोग आ रहे, गुजरात के लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब वो बात नहीं है कि गांव तक बात नहीं जा रही, गांव तक बात पहुंच पा रही है, अब गांव तक के लोग रीच में आ रहे हैं। और तो और मुझे कई लोग तो ऐसे आके मिले, उन्होंने कहा जी हमने तो सोच लिया हमें नौकरी नहीं करनी, हमें तो अपना पूरा जीवन इस आंदोलन में लगाना है, और वो ठेठ देहात से आए थे। तो जब आदमी अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, न्याय के लिए, कि न्याय की आवाज की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, चाहे इसके लिए अपने आप को कुर्बान क्यों ना करना पड़े। जब लोगों, इतने सारे लाखों युवाओं ने संकल्प ले लिया है, बस एक ही चीज की कमी थी, उनको एक साथ जोड़ने की। तो मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, धीरे धीरे एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया बढ़ गई है। अब ज्यादातर लोग जुड़ने और जोड़ने की बात करने लगे, वरना तो जुड़ना और जोड़ना सबसे ज्यादा कठिन काम था। थैंक यू। सीधा सीधा ब्राह्मणवाद से टक्कर ले रहे हैं। टक्कर जुल्म के खिलाफ है, चाहे उसमें कोई सा वाद हो। हम सभी प्रकार के वाद विवाद को खत्म करके छोड़ेंगे। हमें तो मानवतावाद चाहिए, इंसानियत चाहिए, न्याय चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, करुणा पर आधारित, शील पर आधारित जो बुद्ध का धम्म है, जिसमें सबके लिए समान अवसर है और जिससे भारत गौरवान्वित होता है, उस रास्ते पर चलने में दिक्कत क्या है? जिन देशों ने बुद्ध के धम्म को अपनाया, तरक्की में दुनिया में आगे निकल गए। तो भारत को अगर तरक्की करनी है तो अपना जो मूल धम्म है भारत का, बुद्धिज्म, जिससे भारत गौरवान्वित हुआ है, उसमें अपनाने में किसी को क्या दिक्कत है? हम तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी हमला नहीं कर रहे। जिसको जो मानना है उसकी स्वतंत्रता, भारत का संविधान सबको इजाजत देता है, अपने धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की इजाजत देता है।
तो सबका अपना पर्सनल